बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम 2 शेयर करूंगी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, याद रखिएगा ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा आता है। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। ये मेरे भाई ने भी पढ़ा है और मेरी एक फ्रेंड है उसने भी पढ़ा हुआ है। तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि इसमें जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आते जाएंगे वो भी आपको बताती जाऊंगी। अगर आप इसकी देखें मार्केटिंग इन्वायरमेंट की तरफ, तो इसमें दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं। मार्केटिंग वो जगह जहाँ से हम कोई चीज़ खरीदते हैं या जहाँ पे हम कोई चीज़ बेचते हैं। इन्वायरमेंट यानी माहौल, हमारे आसपास का माहौल। ये जो पैराग्राफ है इसमें आप मल्टीपल डेफिनेशंस देखेंगे इन्वायरमेंट की। एन इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग थिंग, किसी भी जानदार के आसपास का माहौल उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। इट इज़ एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी हकीकी तौर पे मौजूद है, पानी, हवा, प्लांट्स, ग्रीन टी, जो कुछ मौजूद है तो वो हमारा इन्वायरमेंट होगा। इसके अंदर ह्यूमन एक्टर्स आ जाते हैं, सिस्टम्स आ जाते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स आ जाएंगे। ही हम आगे रीड करेंगे और हम अपने इन्वायरमेंट को एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकते, फ़ौरन से चेंज नहीं कर सकते। हम अपने इन्वायरमेंट से मुतासिर होते हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमसे मुतासिर होता है। अपना तासुर हम दोनों एक दूसरे पे छोड़ते हैं। मिसाल ले लेते हैं एक फूल की कि वो मौसम की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीन्स ज़्यादा सर्दी हो तो तब भी वो मुरझा जाता है और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता। एक फ्लावर तब ही ग्रो करेगा जब वेदर की कंडीशन अच्छी होगी, अप्रोप्रिएट होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल यही होता है कि वो अपनी वैल्यूज़ मीन्स गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाए और उसके रिटर्न में उससे वैल्यूज़ ले, उससे पैसे ले। मार्केटिंग अलोन नहीं है, अकेली नहीं है। फिलिप कॉटलर का कहना है कि हमारे इस इन्वायरमेंट के बीच में मार्केटिंग का एक अपना इन्वायरमेंट है, इसके अपने एक्टर्स हैं, अपने फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो हम अपनी कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। और जो हम कस्टमर्स के साथ एक प्रॉफिटेबल, मुनाफा बख्श रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर भी ये इफ़ेक्ट करती है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक्टर की, कि एक्टर एक सप्लायर हो सकता है। हमने एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसके लिए हमें स्टेनलेस स्टील मेटल की ज़रूरत है और जो क्वालिटी है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वो अब मेटल के ऊपर डिपेंड करती है जो हमें इसने सप्लायर ने प्रोवाइड किया है। अगर मेटल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जब हम कस्टमर को ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेंगे, सर्व करेंगे, तो फिर हम जो कंपनी है, हमारा और कस्टमर के दरमियान का रिलेशनशिप सफ़र यानी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। लास्ट अगर इसकी सेकंड लास्ट लाइन में देखें तो उसमें कह रहा है कि मार्केटिंग की इन्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं आगे से, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आ जाती है, सेकंड में कहता है कि माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स बताना है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, सिक्योर होता है, सेफ इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ यानी कंपनी, सप्लायर बेचने वाला, इंटरमीडियरीज बेचवान, कंपटीटर्स हरीफ, कस्टमर्स खरीदने वाला, पब्लिक अवाम, जनरल आ जाएंगी बीच में। ठीक है, तो आगे से इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, नीचे आ जाए। और यहाँ पे कंपनी है, कंपनी मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, हिकमत अमली हैं और ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद हैं, उसमें कंपनी को एक क्लोज कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ बनाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन यानी हम आंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जाहिर सी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान और डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर वो अप्रोप्रिएट तरीके से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। और सब सेकंड वन है सप्लायर। सप्लायर जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक रिसोर्स होता है, ज़रिया होता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल ले लें या कोई भी इक्विपमेंट ले लें। सेकंड लास्ट लाइन में इसी पैराग्राफ की कह रहा है कि अपने जो सप्लायर है उसको पार्टनर की तरह ट्रीट करो ताकि वो आपको वक्त पर आपकी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और आपको कस्टमर तक डिलीवर कर सकें। मार्केटिंग
मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, इसके बीच में आ जाएंगे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कि जो आपकी जैसा मेरे पास आप कोई शॉप पर आएगा और कहेगा मुझे साबुन दे दो, तो मैं कहूँगी कि लक्स का साबुन सबसे अच्छा है, ये मैंने उसकी प्रमोशन करवा दी, फिर मैंने उसको लक्स दिया, ये मैंने उसको सेल कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये एंड यूज़र है। ये होलसेलर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के साथ लिंक करवा दें, उनका रिलेशनशिप आपस में कायम कर दें। जो होलसेलर होता है वो कंपनी से कम मीन्स अपना मुनाफा रख करना, तो ज़्यादा सी प्रोडक्ट्स खरीद लेता है और फिर अपने उस इलाके की, अपनी रीजन की 6-7 दुकानों में वो प्रोडक्ट्स सेल करता है अपना मुनाफा रख के। कंपटीटर्स, राइवल्स और इंस्पायरर्स फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे। कंपटीटर्स यानी हरीफों का वही मकसद होता है जो हमारा होता है। अगर मैं साबुन का काम करती हूँ तो इस बिज़नेस में अगर एक या एक से ज़्यादा हरीफ आ जाएंगे तो वो इसकी जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कट डाउन कर देंगे, सिर्फ अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। कंपटीटर्स एक किस्म के हरीफ नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंस्पायरर्स आ रहे हैं, यानी कि ये हौसला अफजाई कर देती हैं कि कंपनीज इस तरह बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करती हैं और अपनी गोल सेटिंग कर लेती हैं। फिर आ जाएंगी कस्टमर्स। कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बिलव्ड एक्टर होती हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के बीच में, क्योंकि जो भी चीज़ हम बेचते हैं वो इनकी कंजप्शन यानी इनकी खपत के ऊपर होती है, इनकी राय के ऊपर बेस करती है। कस्टमर्स इस बिज़नेस के किंग होते हैं, किसी भी बिज़नेस के। अगर आपका बिज़नेस कामयाब बनाना चाहते हैं तो वो आपके कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आ जाएगा पब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक। पब्लिक के अंदर 6 फैक्टर्स आ जाएंगे। पब्लिक इंसानों का कोई भी ऐसा ग्रोह होता है जिसमें एक्चुअल, हकीकी और पॉसिबल यानी मुमकिन इंटरेस्ट होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कि वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हैं, जिसमें आ जाएंगे फाइनेंशियल पब्लिक, आ जाएगी मीडिया पब्लिक, आ जाएगी ईटीसी। और आगे हम इनको पढ़ेंगे। इनकी ये डायरेक्ट बायर्स और सेलर्स नहीं होते, लेकिन ये किसी तरह इनका ताल्लुक होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, मकासद को पूरा करने का। आगे से कुछ लाइंस पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन पढ़ लें तो उसमें क्या है कि कंपनी कोई भी जब डिसीजन लेती है तो उसमें जनरल पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू को लाजमी कंसिडर किया जाता है। फाइनेंशियल पब्लिक, इसके बीच में जैसे नाम से पता चल रहा है कि पैसों की बात होगी, तो ये वो सेक्टर है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि पैसों के ऊपर काम करता है, जैसे बैंक्स हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी, स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। और ये कंपनी का पॉजिटिव इमेज कस्टमर्स के सामने और अदर पब्लिक के सामने रखते हैं। मीडिया पब्लिक, नाम से पता चल रहा है कि इसमें आ जाएगा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया आ जाएगी। और इनका काम होता है कि ये इनको इस इधर एक बहुत मज़े की लाइन लिखी हुई है कि ये जो मीडिया होता है ना, इस मीडिया पब्लिक को हम कहते हैं वॉच डॉग्स कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसकी हिफाजत करता है किसी भी मिसमैनेजमेंट और माल प्रैक्टिस के अगेंस्ट। तो अगर इनसे डील करना है तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स इसमें अपना अहम किरदार अदा करते हैं और वो इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते हैं। फिर इसके बाद जो ये मीडिया पब्लिक है, ये एक अच्छा जो इनकी स्ट्रेंथ होती है उसको हाईलाइट करता है और उनके फॉल्ट्स को हाइड कर देते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक, ये स्टेट यानी रियासत की जो अवाम है उसके इंटरेस्ट की प्रोटेक्टर होती है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनका काम होता है कि बिज़नेस को मुनज़्ज़म तरीके से चलाना, मुल्क के बीच में और रूल्स को फॉलो करवाना और देखना कि क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। सिटीज़न एक्शन पब्लिक, इसके बीच में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी जो हमारी सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में काम कर रही हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। और नेक्स्ट वन आ जाएगा यहाँ पे लोकल पब्लिक, जो हमारे लोकल एरिया में काम कर रही हैं, हमारे नेबरहुड में काम कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है जो कंपनीज़ हमारे इलाके में काम करेंगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करेंगी। हमारी एयर में हमको हमारे ऑयल, गैस, वाटर, डिफरेंट चीज़ों को डैमेज करेंगी। आ जाएगा नेट जनरल पब्लिक, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्रांड का पॉजिटिव व्यू आगे पब्लिक के सामने रखना और उनके जो फीडबैक आगे से मिलेगा, ओपिनियन मिलेगा, उसको जज करना और फिर उसके ऊपर मीन्स वो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने शेयर किया हो या अदर मीडिया के थ्रू, ये जो बिल्ड करता है ना मीन्स के कंपनी का इमेज, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाएगा इंटरनल पब्लिक,
तो इसमें कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो आपने इन मेंबर्स को, इंटरनल पब्लिक को हैप्पी रखना होगा। फिर कंपनी एक मीटिंग अरेंज करती है अपनी इंटरनल पब्लिक के साथ, इनको बीच में इन्वॉल्व करती है, एजुकेट करती है और फिर कुछ फ्यू न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये पब्लिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। माक्रो इन्वायरमेंट ये ब्रॉड इन्वायरमेंट होता है, इसका इमीडिएट इन्वायरमेंट से यानी फॉरेन इन्वायरमेंट से कोई भी कंसर्न नहीं होता और ये कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट नहीं है। ये बिजनेस सेटअप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसके ऑपरेशंस को, वर्किंग सिचुएशंस को इफेक्ट करता है। इसके 6 एक्सटर्नल, माक्रो में एक्सटर्नल आएंगे, माइक्रो में इंटरनल आएंगे फैक्टर्स हैं। और आगे हम सबको बाकी फर्दर डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें पॉपुलेशन आ जाएगी और इसके अंदर डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं लाइक एज, उम्र, जेंडर, जींस, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, जगह, इलाका, ऑक्यूपेशन, पेशा। तो अगर कोई भी कंपनी कोई भी पॉलिसी डेवलपमेंट करना चाहती है, कोई भी इकोनॉमिक मार्केट की रिसर्च करना चाहती है, तो फिर वो इन सब चीज़ों में ये चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पूछ रहा है वाई पॉपुलेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो देखिए, अगर आप इस इन्वायरमेंट में अपनी कंपनी को एग्जिट करवाना चाहते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए आपकी पब्लिक, आवाम लोगों की राय, नीड्स और वांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक के ऊपर भी छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में दे देती हैं। अक्सर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है सेकंड इसमें। और इकोनॉमिक यानी जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें पैसों की बात हो रही है, तो कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है तो वो लाजमी देखती है कि क्या कस्टमर की ये परचेजिंग पावर है उसके पास, यानी कि कुव्वत ख़रीद है, स्पेंडिंग पैटर्न्स उसके पास हैं, मतलब पैसा खर्च करने का तरीका। और जैसे कि कोई भी कंपनी मार्केट में पूरे मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट को स्टार्ट नहीं करती जब तक वो इस बात को एग्ज़ामिन ना कर ले कि क्या लोग इस मेरी चीज़ को ख़रीदेंगे, मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, उनके पास इतने पैसे होंगे, परचेजिंग पावर है। और अगर आप अपनी ग्रोथ रेट को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट इकोनॉमिक इंडक्टर्स हैं, जैसे कि जीडीपी वॉल्यूम, जीडीपी रेट, पर कैपिटा इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट ड्यूटी रेट। तो ये आ जाएंगी ऑब्जेक्टिव के लिए। थर्ड वन है नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे किसी भी बिजनेस है उसको शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा ये इन नेचुरल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो रॉ मटेरियल है इसकी कमी बढ़ती जा रही है और स्पेशली नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, गैस, ऑयल, वाटर, डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। और जो पोल्यूशन जब बढ़ती है तो ये नेचुरल डिज़ास्टर का काज बनती है, एक अमल बनती है। और फिर गवर्नमेंट को इसके से निपटने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ता है इस इशू को कंट्रोल करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये क्रूशियल यानी अहम फोर्स है माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए, माक्रो इन्वायरमेंट के लिए। इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ना आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने अब इंसानों के कामों को ख़त्म कर दिया है और अब इंसानों की जगह टेक्नोलॉजी आके काम करती है। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अब इमेजिनेबल हैं नई टेक्नोलॉजी की वजह से। और हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं ये हर फेस से न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से इफ़ेक्ट होती हैं। और जो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है ये जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी होती है उसको स्वैप कर देती है। और अगर आप सेकंड लास्ट लाइन में देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कंपनी थी वर्ल्ड रिनाउड फोटोकॉपी कंपनी सीरियो, ये अब ऑब्सलीट मतरूक हो गई है, ख़त्म हो गई है क्योंकि इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया था। और अब चंद एक लोग ही हैं जो कि इसके नाम से वाकिफ़ हैं। फिर है पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। और इसमें कोई भी बिजनेस है ना उसके ऊपर पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है ये लाजमी अपना पॉजिटिवली या नेगेटिवली असर इफ़ेक्ट लाजमी छोड़ता है। और बिज़नेस इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, कारोबार इनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं जब कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है। और जब आप किसी दूसरे मुल्क में, फॉरेन कंट्री में अपना कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि कंपनी ईच एंड एवरीथिंग उसके लीगल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में, उस होस्ट कंपनी की लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में हर चीज़ जाने। और फिर उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क में क्या पॉलिटिकल सिस्टम क्या मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को और कैसे हमें स्ट्रेस फ्री होके अपनी कंपनी को मार्केट में एग्जिट करवाना है और कैसे उससे इंटर करवाना है। और फिर है कल्चरल, लास्ट आ जाएगी। आपको पता है कि हर कल्चर की अपनी बिलीव्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं, एटीट्यूड्स होती हैं और लाइफस्टाइल होता है। और हमारा कल्चर हमारी सोसाइटी में एक मेजर रोल प्ले करता है। और एक कल्चर एक
प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, शेप देने में बहुत ज़्यादा अपना अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैकडॉनल्ड्स को ले लें, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन जहाँ जिस तरह हमारे यहाँ जो चीज़ें हलाल हैं, वहाँ पे वो चीज़ें हराम हैं, तो फिर उसके हिसाब से इनमें जो आइटम्स हैं वो भी चेंज होती हैं। अगर लास्ट पैराग्राफ में देखें तो इसमें कह रहा है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमें सारा पड़ा है, उसमें ये है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है वो सारा हमारे उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक होता है। सिर्फ उसमें एटीट्यूड और अप्रोच, एटीट्यूड, बिहेवियर, अप्रोच यानी नुक्ता नज़र चेंज होता है। समटाइम्स अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट शेयर किया गया, प्रोएक्टिव। कभी ये प्रोएक्टिव होता है, कभी ये रिएक्टिव होता है, कभी एक्टिव होता है। प्रोएक्टिव मीन्स के प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसको रिड्यूस कर दो, ख़त्म कर दो, ये इन सबसे बेस्ट होता है। बस ये इस पूरे पैराग्राफ में बात की गई है कि रिएक्टिव और एक्टिव से बेहतर प्रोएक्टिव है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उस पर काबू पा लो। होप्स हो कि आपका इस पे सारी मीन्स के कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझसे लाजिम पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में गाइड करूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।